दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो यूपी जीतना चाहते हैं, जो यूपी को जीतकर 2024 की अपने अनुसार बिसात बिछाना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि 2022 का महत्व कितना बड़ा हो चला है, इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या वो वाकई जानते हैं उत्तर प्रदेश का सच क्या है? क्या यूपी को जीतने वाले तमाम नेताओं को जानकारी इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की संख्या है, कितनी बड़ी तादाद में किसानों की संख्या है और इन किसानों की माली हालत क्या है? क्या वाकई इन्हें जानकारी है कि कितने लाख स्कूल मिड डे मील जो परोसते थे वह इस दौर में अगर बंद पड़े हैं तो कितनी बड़ी तादाद में बच्चों को भोजन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनकी स्थिति क्या है? क्या वाकई यूपी को जीतने वाले को इस बात की भी जानकारी है कि लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविकाएं या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, उनकी भी स्थिति क्या हो चली है? क्या वाकई उनको जानकारी है कि जो करोड़ों प्रवासी मजदूर लौटे उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर उन प्रवासी मजदूरों की माली हालत क्या हो चली है? या फिर उत्तर प्रदेश को जीतने वाले सिर्फ एक ही बात जानते हैं, कौन किस जाति का है और उस जाति को अपने साथ लाने के लिए किस नेता को साथ लाकर खड़ा कर देना है, और आने वाले वक्त में उस जाति से जुड़े तमाम लोग उसे वोट देंगे और वह उत्तर प्रदेश जीत जाएगा। वाकई राजनीति का अनूठा सच यह हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि जिन बातों की जानकारी नेताओं को नहीं है और नेताओं को होनी भी नहीं चाहिए, उन बातों की जानकारी आज आप ले लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इन पन्नों में आप ही का सच है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्रालय के जरिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलता है। इस ऑनलाइन पोर्टल में आप अगर बेरोजगार हैं तो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, और आज की तारीख में उसमें 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या हो चली है। यह वह लोग हैं जो कि लैपटॉप तक पहुंच गए, कंप्यूटर तक पहुंच गए, इंटरनेट मिल गया और अपना नाम उन्होंने बेरोजगारों में दर्ज करा लिया। इससे हटकर अगर उत्तर प्रदेश के भीतर में जिन्हें प्राइवेट नौकरी चाहिए और जो लैपटॉप, इंटरनेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर उन बेरोजगारों की संख्या को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 1,30,00,000, जी 1,30,00,000 की संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश के भीतर में हर तरीके से है, जिनके पास डिग्रियां हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब इस समूचे देश में आज बांट रहे थे तो आंकड़े उत्तर प्रदेश के निकाले गए और पता चला तकरीबन 2.5 करोड़ किसान उत्तर प्रदेश के हैं। हर 4 महीने में 2,000 रुपए इनके पास आ जाते हैं, यानी साल भर के 6,000 रुपए। लेकिन अगर इस देश के भीतर में जब इनकी महीने की कमाई का औसत इस 6,000 से हटकर निकाला गया तो पता चला कि इनकी कमाई हर महीने 5,000 रुपए भी नहीं है, यानी साल भर में 60,000 रुपए से ज्यादा इनकी कमाई हो नहीं पाती है। यह बहुसंख्यक किसानों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, जो 2.5 करोड़ किसान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यानी यह कल्पना के परे है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी किसानों की तादाद की अपनी आय इस देश की राष्ट्रीय औसत आय से भी आधे के करीब है। उसके बाद इस देश के भीतर में जैसे ही मिड डे मील का जिक्र होगा तो 1,63,890 स्कूल जो मिड डे मील देते हैं वो बंद पड़े हैं। उसमें जो बच्चे भोजन करने आते हैं उनकी तादाद 1,70,00,000 है, लेकिन आज की तारीख में एक भी बच्चे को मिड डे मील दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। कोविड भी है और परिस्थितियां भी हैं। इन दोनों के बीच वो बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या वो मजदूरी के लिए निकले हैं? अगर वो दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो जिंदगी यूं ही बिता रहे हैं। जो शहर से सटे हुए हैं, क्या वाकई मजदूरी के लिए निकल पड़े हैं? ऐसी परिस्थितियों में इनकी माली हालत 2 जून की रोटी मिल पाना या उसको कमा पाना एक असंभव सा काम है। लेकिन वह किस जाति से आते हैं यह सवाल अभी मत कीजिएगा। ना उनके बारे में सवाल कीजिए, ना किसानों के बारे में सवाल कीजिए, ना बेरोजगारों की फहरिस्त जो हमने आपको 1,30,00,000 बताई उसमें अभी जातियों का जिक्र कीजिए। आप तो यह देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसमें से जो 53,000 नौकरियां हम देंगे अलग अलग जिलों में, इसका भी जो ऐलान किया गया, अभी यहां पर रिक्त पद 53,000 से ज्यादा हैं।
वहां पर रिक्तियां ही हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन यहां काम करने वाले जो लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनके घर की माली हालत क्या वाकई औसतन जो इनकी आय है सबको मिला दीजिएगा तो औसतन 5,000 भी नहीं बैठती है, ये लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में आकर बैठती है। क्योंकि जो मिनी आंगनवाड़ी है उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये 3 से 6,000 है, सेविका को 4 से 8,000, सहायिका को 2 से 4,000, जो सुपरवाइजर होता है उसको जरूर 20,000 मिलते हैं, लेकिन जो लाखों कार्यकर्ताओं का हम जिक्र कर रहे हैं 3,500 औसतन, 3,500 औसतन में उसको अपना परिवार चलाना है। आप कहेंगे उसका पति काम करता होगा, वो किसान का काम करे या इस देश के भीतर में कहीं मजदूरी करे। प्रवासी मजदूर जो तकरीबन 1,75,00,000 लौटकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। क्या इन सारी बातों की कोई जानकारी किसी नेता के जरिए विधानसभा या पार्लियामेंट में रखी जा सकती है? और अगर रखी जा सकती है तो इनका असर क्या होगा? इनका क्या वाकई कोई असर होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश के भीतर में सियासत साधनी है तो आपको जाति समीकरण समझने होंगे। अब आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए इस देश के सच को लेकर, उत्तर प्रदेश की हकीकत को लेकर, जातियों पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी है, ओबीसी का जिक्र इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में आज ही लोकसभा में ओबीसी बिल रखा गया और उस ओबीसी बिल को रखने का मतलब यह है कल को वो राज्यसभा में रखा जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ओबीसी के दायरे में जो भी जातियां आती हैं कल तक उसको निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंटर करता था। जब यह बिल कानून के रूप में बन जाएगा तो राज्य अपनी मर्जी से जिस भी जाति को चाहेंगे ओबीसी के दायरे में ला सकते हैं। आपका सवाल होगा ओबीसी के दायरे में किसी जाति के आने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि उसको आरक्षण मिल जाता है और उसके बाद जिस आरक्षण के तहत उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वह 100% के बीच में नहीं होता है, उसको 27% आरक्षण उसके दायरे में आ जाता है, यानी उसको कुछ सुविधाएं मिल जाती है। आपका अगला सवाल होगा लेकिन नौकरी तो है नहीं तो आरक्षण कहां मिल जाता है? यह सवाल जायज है। इस देश के भीतर में नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, आरक्षण किसके काम आएगा? जो ओबीसी के दायरे में लाने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल लाया गया, इसके ठीक समानांतर उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति ही चल पड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री भी किस जाति से आते हैं और वह ओबीसी हैं, इसकी जानकारी भी इस देश को हो चली है कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं। ओबीसी पहले वो जाति जिस जाति से आते हैं वो गुजरात में नहीं थी, लेकिन खुद के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया। इस बात का जिक्र हार्दिक पटेल जब पटेलों का आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, इन्हें भी ओबीसी की कैटेगरी में ले आइए, तो अब इस बिल को कानून बनने के बाद पटेल भी आ जाएंगे, महाराष्ट्र में मराठा भी आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत भी आ जाएंगे, यानी जहां जहां जो आंदोलन चल रहे थे वो सभी आ जाएंगे। राज्य की राजनीति जो है जातियों के आधार पर अगर चलेगी तो उन जातियों को वह अपने मुंह पाश में बांधेगी और कहेगी कि हम आपको यह दाना दे रहे हैं, अब आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो चंद उसमें से निकलेंगे और साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमने आपके साथ 2 सवाल किए थे। इस देश में जब रोजगार है नहीं, आय लगातार कम होती चली जा रही है, तो यहां पर एक सवाल आपके जहन में जरूर होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश ओबीसी की राजनीति के मातहत लगातार 360 डिग्री में घूम रहा है, क्योंकि ओबीसी के दायरे में यादव भी आते हैं जो कि 9% हैं। ओबीसी के दायरे में जो लोअर ओबीसी है वो 20% है। इसमें हर तरह की जातियां आती है, चाहे वो मदारी हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो लोनिया हो, नोनिया हो, लूनिया हो, नलबैंड हो, कलवार हो, माण हो, आतिशबाज हो, लोध हो, मोमिन हो, जुलाहा हो, बागवान हो, दर्जी हो, गडेरिया हो, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक नॉन यादव भी 12% है जो कि एक लिहाज से जाट होता है, कुर्मी होता है, कोयरी होता है, सैनी होता है, ये सारे भी उस दायरे में आते हैं। यानी ओबीसी के भीतर भी एक कैटेगरी है। और ओबीसी का जिक्र जैसे ही हम आपसे करते हैं हमारे दिमाग में संविधान आ जाता है। संविधान में बहुत साफ तौर पर दर्ज है ओबीसी यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी है।
तो भारत का विकास दरअसल आरक्षण और सुविधाओं देने का एक ऐसा विकास है जिसमें जातियों की महत्ता खत्म नहीं होनी चाहिए और जातियों के आधार पर ही यह देश चलते हुए नजर आना चाहिए। और तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र करते चले, जाति है तो यह देश है, अन्यथा यह देश नहीं है। यानी बेरोजगारी है तो यह देश है, नहीं चलेगा। 2 जून की रोटी नहीं है तो यह देश है, नहीं चलेगा। इस देश में सबसे ज्यादा लोग प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा से मरते हैं, नहीं चलेगा। इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा मौतें इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का ना हो पाने की वजह से होती है, यह भी नहीं चलेगा। चलेगा, यह देश जातियों को जीता है। तो जातियों को जीने के दौरान आपके सामने एक दूसरा सवाल आएगा कि जो शेड्यूल कास्ट है, जिसमें जाटव प्रधान है जो 13% है, और उसके अलावे जो शेड्यूल कास्ट है उसकी संख्या तकरीबन 8% है, यानी यह 21% हो गया। और वहां पर लगभग 41% ओबीसी है यूपी के भीतर में। 21% शेड्यूल कास्ट है, लेकिन इनको जो नौकरी में आप देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे कि इनकी नौकरियों की परिस्थितियां कितनी डामाडोल है। और हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हमें लगता है कि खास तौर से 3 काल का जिक्र 2007 में जब मायावती चुन के आई, 2012 में जब अखिलेश यादव चुन के आए, और 2017 में जब चुन के नहीं आए बल्कि बनाया गया मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी को। इन 3 काल के परिप्रेक्ष्य में अगर ओबीसी को कितनी नौकरियां मिली, शेड्यूल कास्ट को कितनी नौकरियां मिली, शेड्यूल ट्राइब को कितनी नौकरियां मिली, मुस्लिमों की स्थिति कैसी हो गई, अपर कास्ट की स्थिति कैसे हो गई, ब्राह्मण और विपन्न तो नहीं हो गया, या फिर जो भूमियार थे उनके पास और जमीन तो नहीं, कौन सी स्थिति को जैसे जीना शुरू कीजिएगा तो औसतन हम आपको बताएं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जितनी नौकरियां किसी भी राज्य में 5 साल के अंतर्गत मिल जानी चाहिए, उसका 10% भी दे पाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश इन 15 बरस में नहीं आ पाया। जो बेरोजगारों की तादाद है उसमें जातियां तो नहीं देखी जाएं, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, हालांकि सबके नाम का जिक्र होगा, लेकिन जब उसकी फेरिस्त को निकाला गया तो 2 बातें निकल कर आती हैं। 20 से 29 साल तक की उम्र ऐसी होती है जिसमें आपको रोजगार चाहिए, और रोजगार ना मिल पाने की परिस्थितियां जो हैं 20 से 24 बरस तक के बच्चों के साथ 43% तक चली गई। 25 से 29 तक में लगभग 21% तक चली गई। बेरोजगारी की स्थिति है ये। जिनके पास डिग्री है हम सिर्फ उनका जिक्र भी कर रहे हैं। उसी के आधार पर उन्हें आरक्षण भी मिलना है, सुविधाएं भी मिलनी है, लेकिन रोजगार है नहीं। लेकिन पार्लियामेंट तक में तमाम मुद्दों को दरकिनार करके तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आकर खड़ी हुई, नहीं ओबीसी बिल तो पास होना चाहिए, चलिए हो गया। अब उन जातियों को कहा जाएगा, अगर हम सत्ता में आ गए, जो जातियां चाहती हैं कि उन्हें आरक्षण मिले, उनसे ये सौदे भी हो गए कि आपको हम ले आएंगे, लेकिन आप हमें वोट दीजिए, या आपका नेता कौन है बताइए, उसको हम अपने साथ खड़ेंगे। तो जो आर्थिक परिस्थितियों का दायरा है उत्तर प्रदेश के भीतर में, उसका अनूठा सच इस देश में मंडल की राजनीति से जो शुरू हुआ और उस राजनीति के खिलाफ खड़ी हुई कमंडल की राजनीति 2021 में दोनों आकर मिल गई, और इन दोनों की मिलने की परिस्थितियों ने एक नई परिस्थिति इस देश में खींच दी कि आप बेरोजगारी पर बात मत करें, आप भूखमरी पे बात मत करें, आप उन तमाम कानून पर भी बात मत करें जो कानून संविधान द्वारा बनाए गए हैं और कानून का राज होना चाहिए, उस पर भी बात मत कीजिए। आप बात कीजिए कास्ट पर, जाति पर, और उसके आधार पर चीजों को डेवलप करना सीखिए। यानी हमारे पास जातियों के नेता हैं, कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जो सारी जातियां जिसे कहे हां आप स्टेट्समैन की भूमिका में आ सकते हैं, ऐसा नेता हमारे पास नहीं है। क्योंकि पहली बार इस देश ने जाना, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, और डुगडुगी बजाकर बीजेपी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया कि देखिए हमें ओबीसी प्राइम मिनिस्टर मिल गया है। इसलिए मिल गया है क्योंकि ओबीसी के दायरे जितनी जातियां आती हैं और जितने लोग आते हैं, वह इस राजनीति की जरूरत है। अगर आपको सत्ता चाहिए तो आप उसे रूठा नहीं सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह जाति आपसे दुखी हो जाए, वो कहेगी हमें जो सुविधा मिल रही है वह तो मिलने दीजिए। यहीं से वो राजनीति की पहली लकीर शुरू होती है। इस देश के भीतर में संघर्ष करने का मादा खत्म होता है। यानी जब हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और इस बात की जानकारी देना चाह रहे हैं कि इस देश के भीतर में अगर उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ बेरोजगार एकजुट हो जाएं
तो क्या होगा? इस देश के भीतर में जो किसानों की संख्या 2.5 करोड़ की है, हमने सिर्फ किसान सम्मान निधि के दायरे में आने वाले किसानों का ही जिक्र किया। अगर ये 2.5 करोड़ किसान एकजुट हो जाए तो क्या होगा? जिन मिड डे मील के आश्रय बच्चों का भोजन चलता है और उनकी संख्या 1,70,00,000 है, उनके जुड़े हुए जो परिवार हैं, अगर उन परिवार में मां बाप को भी जोड़िएगा तो भी वो कम से कम 50 लाख 70 लाख तो होंगे। अगर वह भी एकजुट हो जाए तो क्या होगा? आंगनबाड़ी, जिसमें हम लाखों का जिक्र कर रहे हैं, इस देश के लेक्चर प्रोफेसर, शिक्षक, जिनकी स्थिति इस दौर में नाजुक होती चली जा रही है, अगर उनका भी जिक्र करें, वह भी एकजुट हो जाएं तो क्या होगा? यकीन जानिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या इसके अलावा जो भी पार्टियों का नाम लेना है आप ले लीजिए, किसी पार्टी के पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जितने बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं। यहां पर एक जिक्र हमको लगता है आरएसएस का आप करना चाहिए। आरएसएस कई मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी एक प्रयोग भूमि उत्तर प्रदेश राम मंदिर के अयोध्या के नाम पर रही, और बाबरी मस्जिद को लेकर जो कार सेवा और उस दौर को याद कीजिएगा, जो कमंडल की पूरी राजनीति थी, उस राजनीति के उफान को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो 2-3 बातें आपके जहन में तुरंत आएंगी। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए कमंडल की राजनीति की अब जरूरत नहीं है? उसके लिए मंडल की राजनीति चाहिए, यकीनन चाहिए। और आरएसएस जिले स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो अपने स्वयंसेवकों के जरिए काम कर रहा है और काम करने की दिशा में इलेक्शन को लेकर बढ़ गया है, उसमें उसके जहन में 2 ही बड़े सवाल हैं। अंदरूनी तौर पर उसके भीतर का सबसे बड़ा सवाल है कि जब 100 बरस आरएसएस के पूरे 2025 में होंगे तो उसका जश्न तो 2024 से ही शुरू हो जाएगा। उस जश्न में शरीक करने के लिए कमोवेश सभी को एक साथ आरएसएस के साथ लाकर खड़ा करना होगा। जैसे ही 100 बरस का जिक्र होता है तो आपको हेडगेवार याद आएंगे। हेडगेवार हिंदुत्व का जिक्र कर रहे थे, जातियों का जिक्र नहीं कर रहे थे। आरएसएस के भीतर जातियों की आवाज आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता को साधने के लिए वह भी जाति की राजनीति के साथ आकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके अपने प्रचारक या उसके अपने लोगों की सत्ता अगर रहेगी तो उसको फैलाव में मदद मिलेगी। उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन जो शाखाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में चलता है वह भी इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के भीतर में किसान है, जिसकी माली हालत 5,000 रुपए महीने से कम कराकर टिक गई है। उस परिस्थिति में जब वह एकजुट हो जाएगा तो क्या आरएसएस का संगठन, बेरोजगार एकजुट हो जाएंगे तो क्या बीजेपी पार्टी और क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कौन मायने रखेगा? लेकिन सवाल यह है कि जब आप रोजगार के लिए अर्जी लगाते हैं तो उसमें अपनी जाति का जिक्र करते हैं, और उसी जाति के हिसाब से आपको आरक्षण भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी होता है उसको हो सकता है गुस्सा आता हो। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों को एक क्षण के लिए इसलिए मिलाइए क्योंकि 2017 से लेकर 2021 तक की परिस्थिति और उससे पहले 5 साल और उससे पहले 5 साल, इन 15 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने भी रोजगार निकले, अगर आप सबको मिला भी दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1,90,00,000 लोगों को बीते 15 बरस में किसी ना किसी तरीके के रोजगार दे पाने की स्थिति में राज्य सरकारें आई। 1,90,00,000 15 साल में। अब आप औसत निकालिए खुद और समझने की कोशिश कीजिए कितनी नौकरियां दे पाने की स्थिति में ये राजनीतिक सत्ताएं थी और कितनी नौकरियां इन्होंने दी। दूसरा सवाल था, जिनको नौकरियां मिल भी गई वो किस जाति से आते थे? क्या वो सत्ता की निकट की जाति थी, यानी सत्ता अनुकूल जाति थी? यकीनन थी। तीसरा सवाल यहां पर आता है, उस पूरे 15 साल को हम क्यों याद रखें? हम तो 2022 से आगे देखना चाहते हैं। हम क्या करें जब हमारे सामने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है और यही वैकल्पिक परिस्थिति है? और पार्लियामेंट तक में इस बात को लेकर सहमति इसी बात को लेकर होती है कि दरअसल एक बिल ओबीसी का आ गया है, बाकी सारे मुद्दे छोड़ दीजिए। यानी 21 दिन तक जिस पार्लियामेंट में शोर हंगामा मचा था, वह 20 मिनट के लिए सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं कि ओबीसी बिल पास किया जाए। और यह इसलिए किया जाए क्योंकि इसके जरिए उन्हें अपनी राजनीति साधनी है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी को रोजगार मिल रहा है। यहां पर हम आपको ओबीसी के रोजगार के आंकड़े आपको दे देते हैं जो शायद आपको अच्छे लगेंगे।
क्योंकि SC ST का आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। और यहां पर अगला सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, अगर ऐसी स्थिति है तो इस देश के भीतर में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण क्यों ना दे दिया जाए। जिस तरीके से सुरक्षित सीटें SC ST के लिए होती है वैसे ओबीसी के लिए भी होनी चाहिए। वहां क्यों सहमति नहीं हो पा रही है? इसलिए और इन तमाम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 41% ओबीसी की मौजूदगी है, इसकी जो नौकरियों में तादाद है ओवरऑल, वह नौकरियों की परिस्थिति इसके साथ लगभग 18 से 19% तक की जुड़ी हुई है। हम सरकारी नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, इसको जहन में रखिएगा। 18%। दूसरा सवाल यह है तो इसका मतलब है कि 27% रोजगार नहीं मिला है क्या? और इसका मतलब है कि SC ST को भी नहीं मिला। हम इस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रख रहे हैं कि दरअसल ओवरऑल उत्तर प्रदेश के भीतर में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट्स द्वारा जो अधिकृत नौकरियां हैं, यानी उस जगह पर नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उन जगहों पर भी जो नियुक्तियां नहीं हुई है, वह लगभग 32% पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। वहां पर नियुक्तियां क्यों नहीं होती हैं? इस पूरे गवर्नेंस के मॉडल को जब समझना आप शुरू करेंगे तो आपको घिन आएगी उन राजनेताओं से और नेताओं से जो सिर्फ और सिर्फ सियासत जाति के आधार पर करना चाहते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इस देश का विकास या लोगों को आगे बढ़ने की परिस्थिति में जो एक मॉडल चाहिए, इकोनॉमिक मॉडल, वह वो क्यों नहीं दे पाते हैं। और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि राजनीति क्या इसी तरीके से छीना झपटी की रहेगी और इसी आश्रय चलती रहेगी। इसका दूसरा हिस्सा जो SC ST के आरक्षण थे, उनकी स्थिति अगर पदों के लिहाज से देखना शुरू कीजिएगा, इनकी अपनी जनसंख्या के लिहाज से, इसीलिए SC ST वाले कहते हैं सबसे पहले हम स्कूल खोलेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी देना जरूरी है। यानी हम पढ़ाई लिखाई भी 1950 संविधान लागू होने के बाद से नहीं दे पाए उनको पूरे तरीके से। इसीलिए जो भी नेता होता है जो दलित समाज से निकला होता है, उसके भीतर गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। अगर वो जरा सा पढ़ लेता है तो देखता है अपने समाज को कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। हम इसके दूसरी परिस्थिति में आते हैं, ओबीसी के भीतर जो ताकतवर जातियां हैं उसमें ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस देश के भीतर का एक अनूठा सच ये देखिए कि इन जातियों को जिनको आरक्षण मिलता है उसमें भी उनका एक लिमिटेशंस होता है, उनकी इनकम लिमिट होती है, जिसके बाद वह कम से कम क्रीमी लेयर में ना आ जाएं। और जिस ओबीसी के जरिए इस देश की राजनीति होती है और समूची राजनीति पूरा अपना ककहरा उसी माध्यम से कहना चाहती है, उसका भी एक अनूठा सच ये है कि 2003-4 में 1 लाख की जो इनकम लिमिट थी उसके माने उससे ऊपर होंगे तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया। 2007-8 में 2.5 लाख को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया। 2011 में उसको बढ़ाकर 4.5 लाख से 6 लाख तक ले आए, फिर 6 लाख को बढ़ाकर 8 लाख तक ले आए और अब उसे बढ़ाने का प्रपोजल 12 लाख तक का है। यानी प्रपोजल है हर महीने 1 लाख रुपया जो कमाता है उसको कम से कम आरक्षण मिल जाना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी 60 से 70 हजार रुपए वो कमा सकता है। सवाल है, ये कहने की बात है, कोई कितना भी कमाए अच्छी बात है, लेकिन जब आपने इन्हीं माध्यमों को इस देश के डेवलपमेंट का आधार बना लिया, इस देश के सामाजिक न्याय का आधार बना लिया, इस देश के भीतर में गरीब गुरबों को मेन स्ट्रीम में लाने का आधार बना लिया, तो होगा क्या? हुआ ये कि दरअसल इस पूरी की पूरी परिस्थिति में, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, इसके दायरे में एक पढ़ा लिखा तबका, एक आर्थिक तौर पर संपन्न तबका, वह आगे बढ़ता चला गया, या जो राजनीति में आया वो आर्थिक तौर पर संपन्न होकर अपनी संपन्नता में खो गया। वह परिस्थिति वैसी की वैसी उस समाज के साथ रह गई। यहीं पर एक आखिरी सवाल है, क्या वाकई ऐसी राजनीति जिसको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में किन परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश जी रहा है, वहां पर जातियों को लेकर और उसमें जनगणना के माध्यम से हम राजनीति को साधने के हुनर तो जान जाएंगे, लेकिन उसके बाद, और अगर हुनर जान गए और उसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो आखिरी सवाल आपके जहन में आएगा, तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत, अब तो सबको आने वाले वक्त में आरक्षण मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी। हमारा सवाल बिल्कुल हटकर है, क्या इस देश का कोई नेता ये दावा वादा कर सकता है कि कितने बरस उसको सत्ता दे दी जाए जिसके बाद इस देश में जो बेरोजगारों की तादाद
देश भर में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद जो है वह तकरीबन 17 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रजिस्टर्ड बेरोजगार 17 करोड़ डिग्रीधारी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 30 लाख। यह संख्या खत्म हो जाएगी, कोई कहने को तैयार है? कोई यह भी कहने को तैयार है कि इस देश की जो राष्ट्रीय औसत है एक साल में 1 लाख रुपए की कमाई की, उस औसत में इस देश का किसान आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का किसान जिसकी आय जो 60,000 से 65,000 सालाना के बीच में, उसको हम 1 लाख तक ला पाएंगे? कोई वादा करेगा, दावा करेगा? कोई बता पाएगा कि जो मिड डे मील का जो भोजन जो नहीं मिल पा रहा था और उसका जो पूरा बजट था, उस बजट का पैसा जो है उन बच्चों के घर तक पहुंचा दिया जाएगा, राशन उनको घर में दे देंगे? कुछ भी व्यवस्था करने का कोई वादा करेगा? जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं जिनकी औसत आय 3,500 रुपए महीने की है, क्या उसके लिए अब वादा भी कर सकते हैं कि हम उसको चलिए 5,000 तक ले आएंगे? या फिर हम उसके भीतर भी झांक कर उन गलियों में जाएंगे जहां पर जाति मायने रखती है? यह वो परिस्थिति है जिसमें हो सकता है आपके सामने सवाल हो कि वाकई इस देश में जाति से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है, भारत की पहचान ही तो जाति की है। लेकिन इस जाति के भीतर का आखिरी सच यह है कि यूपीएससी में जितने भी एम्प्लॉयमेंट निकला करते थे अब वो खत्म हो चले हैं। यहां तक कि आईएएस और आईपीएस की परीक्षा जो आप देते थे उसमें भी अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई है। सरकार ने नई व्यवस्था कर ली अपने तरीके से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। वो कहती है हम प्रोफेशनल्स को लेकर आ रहे हैं और हम आप कुछ कह नहीं पाते हैं। इस देश के भीतर में जितने भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के मातहत हैं, ओवरऑल सबको मिला दीजिएगा तो अभी भी लगभग 30 से 35% सीट रिक्त पड़ी हुई है। भरेगा कौन? जिनको आरक्षण जिस संख्या में मिलता है उस संख्या तक पहुंच पाने के लिए इस देश के भीतर में और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको जो नियुक्तियां करनी है उसकी संख्या एक क्षण के लिए मानकर चलिए हर साल तकरीबन आपको 80 लाख लोगों को रोजगार देना है। सरकारी नौकरियों के मातहत जिसके लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था की है, क्या आप दे पाएंगे? जो इस देश के भीतर में प्राइवेट सेक्टर है वहां की जो परिस्थिति है, हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई तो कल तक वहां मान लीजिए 100 नौकरियां मिल भी रही थी तो वह घटकर आज की तारीख में 20 पर आ गई है। नेता वही है जिसने जाति को समझा, नेता वही है जिसे हुनर आता है चुनाव जीतने का, नेता वही है जिसके पास खूब पैसा है, नेता वही है जिसके पास तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, नेता वही है जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम पर इस देश में आरएसएस भी चलाते हैं और संगठन के जरिए समाज के शुद्धिकरण का भी जिक्र कर बैठते हैं। सब कोई वही है। नहीं है परिस्थिति तो इस देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने की जो सही मायने में डेवलपमेंट होता है। इस देश में विकास सिर्फ गरीबी का हुआ है, बेरोजगारी का हुआ है, मुफलिसी का हुआ है। उत्तर प्रदेश क्या इससे बच पाएगा? यह एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।